हेलो। हेलो। गुड इवनिंग पवन। माय वॉइस इज क्लियर। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हेलो। आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड वेदर माय वॉइस इज प्रॉपर और नॉट ऑडिबल। आई एम ऑडिबल। ओके फ्रेंड्स। हेलो। ओके। सो हम शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। जस्ट मिनट। हेलो। ओके ओके। बस एक ही बच्चे का दिख रहा है। ठीक ठीक, तो मैं स्टार्ट कर दूं ना? ओके ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज इस एग्रीविजन की लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर ए के श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कृषि महाविद्यालय साजा में कार्यरत हूं, सहायक प्राध्यापक के पद पर। और इस एग्रीविजन के कंसेप्ट पर मुझे बहुत ही खुशी है जब छात्रों ने मुझे कांटेक्ट किया इस बारे में। खास करके संदीप, मृत्युंजय, सौरभ गुप्ता, विनय देवांगन, ये सभी लोग कंटिन्यूस अप्रोच कर रहे थे। तो फिर मैं इस साइट को देखा और मुझे काफी अच्छा लगा कि आप लोग एग्रीविजन और एग्रीविजन के पदाधिकारियों द्वारा ये बहुत ही अच्छी सोच है और एक आईटी फ्रेंडली माहौल बनाने का जो प्रयास किया गया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो इस लेक्चर सीरीज जो कंटिन्यू चले आ रहे हैं, मैं देख रहा था कि प्लांट ब्रीडर्स, एग्रोनॉमिस्ट, एक्सटेंशनिस्ट, ये अलग अलग प्रकार के सभी जो वैज्ञानिक हैं, सभी अपने विचारों को और जो उनके प्रेजेंटेशंस हैं, जो उनके रिसर्च है, वो सभी आपसे शेयर कर रहे हैं। सो दैट जितने भी छात्र हैं हमारे, ना कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के, साथ ही साथ जितने भारतवर्ष में जितने सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए ये अच्छा हो। तो आज के इस कार्यक्रम की चर्चा में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज हम बात करेंगे कृषि मशीनीकरण के ऊपर। कृषि जिसको कि हम फार्म मैकेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो कृषि में मशीनीकरण कैसे किया जा सकता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है,
क्योंकि आप जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आज का जो दौर चल रहा है, जिसमें हमने ये आईटी फ्रेंडली एनवायरनमेंट में शिक्षा लेना प्रारंभ की है, ये चला बहुत पहले से आ रहा था। लेकिन जब तक हमें कहीं ना कहीं से एनफोर्स नहीं किया जाता है या फोर्स नहीं किया जाता है, हम उस टेक्नोलॉजी को, उस टेक्निक को समझने में, थोड़ा अडॉप्ट करने में समय लगाते हैं। तो वैसा ही छात्रों और किसानों के साथ भी है। जब तक एनफोर्स नहीं किया जाएगा, या कह लीजिए कि जहां तक हम अपनी सोच को जैसे ही चेंज करेंगे, अडॉप्टेबिलिटी की तरफ लाएंगे, नए चीजों को सीखने की तरफ हमारा झुकाव बढ़ेगा, तो हम अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा आज वैश्विक महामारी कोरोना का काल चल रहा है, सभी समाचार पत्रों में, मीडिया में, सब जगह आप देख रहे हैं कि जो एक बहुत बड़ी समस्या कृषि जगत से आ रही है, वह यह है कि आज फसलें खड़ी हुई हैं और उनकी कटाई के लिए मजदूर नहीं है। ये समस्या शुरू से पहले से भी कुछ पिछले दशकों से भी आ रही है कि जब भी कृषि कार्य की बात हो, या कृषि कटाई की, या बुआई करने की, या फील्ड प्रिपरेशन की, तो अक्सर ये देखा गया है कि जो किसान है, या प्रोग्रेसिव किसान है, या किसान है, मजदूरों की समस्या से जूझता है। और आज मजदूरों की समस्या और भी अधिक इसलिए हो गई है क्योंकि महामारी के चलते सभी मजदूर अपने गंतव्य की तरफ पलायन कर रहे हैं, अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो फसलें खेतों में खड़ी हुई हैं और हमारे पास कोई और साधन भी नहीं है। लेकिन जैसा आप देख रहे होंगे कि सरकार ने भी जोर देकर कहा है कि ऐसी चीजों से निपटने के लिए, जहां पर सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, जहां पर हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी बनाकर करना है, तो इस समय पर अगर हम कृषि मशीनीकरण का उपयोग करें, अर्थात कहने का मतलब ये कि जो भी आपके फसलों की कटाई है, अगर उसमें हम मशीनों का उपयोग करें, जो कि पहले से भी अवेलेबल हैं, पहले से उपलब्ध हैं, तो कहीं ना कहीं पर जो घाटे में जा रही है हमारी फसल, या कह लीजिए फसल जो बर्बाद हो रही है, जो कटाई नहीं हो पा रही है, तो वो उसका एक अच्छा ऑप्शन है मशीन से कटाई का। फिर क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कृषि मशीनीकरण और उस पर सुरक्षा पे, तो अब हमारा ये भी दायित्व है कि मशीन के उपयोग के साथ साथ हम मशीन के कारगर तरीके, उपयोग करने के कारगर तरीके, और साथ ही साथ मशीन से होने वाली दुर्घटनाएं की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि मशीन फील्ड में जब जाती है, या जब उसका ऑपरेशन किया जाता है, जब उससे ऑपरेशन लिया जाता है, फील्ड में काम किया जाता है, तो अक्सर समय देखा जाता है कि फील्ड में मशीन परफॉर्म नहीं करती है, या ये कहा जाता है कि मशीन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, मशीन खराब है, मशीन इस क्षेत्र के लिए नहीं बनी है, मशीन यहाँ की है, वहां की है, जैसा भी जो भी अलग अलग आप अलग अलग बातें होती हैं मशीन के बारे में। तो आज इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि मशीन मैकेनाइजेशन और इसकी सेफ्टी के बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, उनको कैसे कम किया जाए, उनमें क्या भ्रांतियां हैं, क्या सच्चाई है, वो आपको बताने का प्रयास किया जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि कृषि मशीनीकरण कहलाता क्या है, मैकेनाइजेशन होता क्या है। तो मैकेनाइजेशन उस किसी भी ऐसी सिस्टम में चेंज को, या किसी भी ऐसे कार्य करने की जो हमारी प्रणाली होती है, जो कार्य करने का तरीका होता है, तो अधिकतर हमने देखा है, हम जिस तरह से हम अपनी खेती को देखें, तो हम अभी अभी भी विकसित देशों में नहीं है, अभी भी हम विकासशील हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी जो खेती के साधन है, या खेती का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं पर मैनुअल लेबर पे निर्भर है, मजदूरों पे निर्भर है, या अधिकतर कार्य हम हाथ से करते हैं। ठीक है। हाँ, फिर कुछ समय बाद हमारा जो सिस्टम डेवलप हुआ वो मैन मशीन सिस्टम, मतलब मशीन और आदमी को चलाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए फिर आदमी की जरूरत पड़ती है। मतलब कहीं ना कहीं हम फुल्ली ऑटोमेटिक की तरह या रोबोट सिस्टम की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी भी हम दोनों के कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं। तो मैकेनाइजेशन से तात्पर्य यह है, मशीनीकरण से तात्पर्य यह है कि
प्रणाली में ऐसा बदलाव, जो कार्य हम कह लीजिए कि हम हाथ से करते थे, या पुराने जो ट्रेडिशनल टूल्स थे, ट्रेडिशनल जो तरीके थे उनसे करते थे, और उनको बदल करके आज आप नए मॉडर्न मशीनरी है, नए इम्प्रूव्ड टूल्स हैं, उनको आप यूज कर रहे हैं। तो जब इस तरह का शिफ्ट आता है, आप मान लीजिए पहले आप जो धान की कटाई है या गेहूं की कटाई है वो आप हसिया से कर रहे थे, फिर आप कुछ समय बाद आपके गांव में, आपके क्षेत्र में रीपर आ जाता है, आप रीपर से करने लगते हैं धान की कटाई, गेहूं की कटाई। तो कहीं ना कहीं ये जो शिफ्ट है हसिया से रीपर तक का जो सफर है, वो आपका कहलाता है मैकेनाइजेशन, कि आपका ऑपरेशन जो है मैकेनाइज हो चुका है। और जहां तक बात है, ये सिर्फ मशीन से संबंधित ही नहीं है। पहले आप सिंचाई के लिए फ्लड इरिगेशन, बहाव पद्धति का उपयोग करते थे। आज आप देखते हैं कि हमारे किसान भाई अधिकतर जगह पर स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर रहे हैं। तो बहाव पद्धति की तुलना में अगर हम देखें, स्प्रिंकलर और ड्रिप पद्धति से जो सिंचाई हो रही है, उसमें पानी का भी बचाव हो रहा है, पानी भी बच रहा है। लगभग 60 से 70% पानी बहाव पद्धति की तुलना में कम लगता है। प्लस ऑपरेशन मैकेनाइज्ड हो चुका है। आपको पूरे समय पे फील्ड में नहीं रहना है ये देखने के लिए कि पानी हर एक पौधे तक, हर एक क्यारी में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। आपने एक बार ड्रिप और स्प्रिंकलर लगा दिया अपने खेतों में, मोटर ऑन कर दी, तो हो जाए। तो मैकेनाइजेशन सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम ट्रैक्टर मशीनरी की बात करें, इस मैकेनाइजेशन सभी क्षेत्रों में है, चाहे वो पोस्ट हार्वेस्ट का क्षेत्र हो, चाहे मृदा एवं जल का क्षेत्र हो, जहां पर आप इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर ड्रिप देते हैं, या फिर आप मशीनरी में, चाहे जहां पे आप रोपाई की जगह रोपाई की मशीनें और ट्रैक्टर का यूज करते हैं। तो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का मतलब ये था। अब अगर हम देखें कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की हमें जरूरत है कि नहीं है, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन आज हमें जरूरत है। तो जनरली जब भी हम देखते हैं किस चीज की जरूरत है हमें या कुछ नहीं है, तो हमें समृद्ध विकसित देशों को देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या मैकेनाइजेशन है, क्या नहीं है, और क्या हम वो चीजें जो वो अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या उनको हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप देखें, अगर एक कंपैरिजन के तौर पे देखें, तो जो फार्म मैकेनाइजेशन लेवल है पूरे विश्व में, उसमें अगर हम यूएसए की तुलना करें, और एग्रीकल्चर की हम इसलिए बात कर रहे हैं, मशीनीकरण की इसलिए बात कर रहे हैं, क्योंकि जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कंट्री में एग्रीकल्चर का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। एग्रीकल्चर का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का, अगर आप इसकी तुलना अन्य देशों से करें, तो आप यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है उनके जीडीपी में सिर्फ 1% है, और उनका मैकेनाइजेशन लेवल 90% के ऊपर है। मतलब वहां 90 से 95% जो कृषि कार्य हैं वो मशीनों द्वारा या इम्प्रूव्ड मेथड्स के द्वारा होते हैं। वही चीज हम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, तो वहां पर जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का जीडीपी में वो लेस देन 5% है, लेकिन जो मैकेनाइजेशन लेवल है वो 90-95% है, जैसा कि यूएसए क्या मैंने बताया आपको। फिर रशिया देख लीजिए, एक और बड़ा कॉन्टिनेंट, एक बड़ी कंट्री, जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4% और मैकेनाइजेशन लेवल 80%। हम आपके नेबर कंट्रीज की तरफ, चाइना की तरफ आते हैं। चाइना का जीडीपी में एग्रीकल्चर से जो कंट्रीब्यूशन है चाइना का, वो लगभग 10% है, और मैकेनाइजेशन लेवल उसका लगभग 48% के आसपास है। अब आते हैं हम अपने देश में, भारत में, इंडिया में। आपको मालूम होगा हमारे यहाँ जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग 14% है, सबसे अधिक। अभी तक जितनी कंट्रीज के मैंने नाम लिए उनमें सबसे अधिक। और हमारा मैकेनाइजेशन लेवल, आश्चर्य की बात है कि जहां जिस देश की
बैकबोन, मतलब रीढ़ की हड्डी कृषि को कहा जाता है, और आज भी 70% आबादी गांव में निवास करती है, ग्रामीण है वहां पर, और हम 14% एग्रीकल्चर में जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं एग्रीकल्चर से, वहां पर मैकेनाइजेशन लेवल सिर्फ 40% है, सिर्फ 40%। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम कृषि प्रधान देश हैं, जब हम जीडीपी पे 14% के आसपास, या इवन हम ये चाहते हैं कि हम और भी कंट्रीब्यूट करें। अब कुछ ये तो अभी रिसेंट डेटा है 14% का, अब अगर पिछले कुछ समय में जाए तो जहां तक शायद 2012 या 14 के आसपास ये कंट्रीब्यूशन 17% के आसपास भी गया था। तो कहीं ना कहीं हम ये जरूर चाहते हैं कि हम जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बढ़े, लेकिन हमारा मैकेनाइजेशन लेवल जो है बहुत पुअर है। आज आज भी आप देखेंगे बहुत से, अगर हम कुछ नॉर्थ के स्टेट को छोड़ दें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सब, अगर आप यहाँ पर एग्रीकल्चर के स्टेटस को, मैकेनाइजेशन लेवल को आप अगर छोड़ दें, तो अभी भी आप देखेंगे, अगर हम, तो अभी भी बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां पर एग्रीकल्चर अभी भी ट्रेडिशनल मेथड से ही हो रहा है, अभी भी पुराने तरीकों से ही हो रहा है। किसानों की ना ही आय बढ़ पाई है, ना ही उनको जानकारी है कि तरह तरह के इक्विपमेंट, तरह तरह की चीजें आ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का जिम्मा तो है कि भाई किसानों को दूर दूर तक, दूरस्थ अंचल में जितने गांव हैं सब तक अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता अभियान चलाएं, उनको मशीनें प्रोवाइड करें ताकि वो आसानी से काम कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं ये वन वे प्रोसेस नहीं है, ये टू वे प्रोसेस है, बस दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए। आप किसान भाइयों को भी इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। पहली बात तो, जब भी हम किसी मशीनरी की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है कि भाई मशीन की कॉस्ट कितनी है। हम ये नहीं देखते हैं कि उसका उपयोगिता क्या है, वो कितना काम आ सकता है। नहीं, सिर्फ दो चीजें हमें आती हैं पहले। एक तो दिमाग में ये आता है पहले हमारे कि भाई मशीन की कॉस्ट कितनी है, और दूसरा ये लॉस ज्यादा करता है। ठीक है, यही दो बातें। अक्सर आप जाएंगे फील्ड्स में, आप देखते होंगे, तो किसानों की ये दो समस्याएं मशीन के मामले में खास करके सबसे पहले यही समस्या रहती है। फिर उसके बाद कुछ समस्या रहती है कि भाई फ्यूल कितना, तेल कितना पीता है, मेंटेनेंस चार्जेस कितना है, सर्विसिंग सेंटर आसपास है कि नहीं है, या इसका ऑपरेशन होने के बाद, या फिर दूसरी बात आ जाती है कि चलिए ट्रैक्टर, या ट्रैक्टर तो छोड़िए, फिलहाल मशीनों की बात करें तो मशीन सिर्फ 6 महीने में कुछ दिनों के लिए, अगर मशीन है तो उसकी कैपेसिटी अधिक है। जो आप दिन दिन में काम करते रहते हैं, 1 हेक्टेयर को कटाई करने के लिए आप 2 से 3 दिन कई वर्कर्स लगा के, कई लेबर्स लगा के काम करवाते हैं, वही मशीन आपका 3 से 4 घंटे में 1 हेक्टेयर को खत्म कर देती है। तो वो कहीं ना कहीं जब मशीन ने काम कर दिया तो उसके बाद उसका स्टैंडिंग आवर होता है, मतलब जब वो घर में सिर्फ खड़ी रहती है। तो कुछ एक हमारे किसान भाई या और भी जो हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हमने कोई मशीन ली है तो वो तो सिर्फ पूरे साल भर में, या पूरे 6 महीने में, एक सीजन में सिर्फ कुछ दिनों के लिए काम है, बाकी समय तो उसका कोई उपयोग नहीं। तो काफी हद तक उनकी ये बातें भी जायज हैं और सही भी हैं। तो इन्हीं सब बातों को हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो एडॉप्टेशन ऑफ मशीनरी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच बदलनी होगी कि मशीन में क्या दिक्कतें हैं, और क्या मशीन हमेशा से ही गलत है, या चलाने वाला गलत है, या हमने मशीन को गलत जगह पर, गलत गलत ऑपरेटर के द्वारा चलाया है। क्योंकि अक्सर ये होता है, मशीन सही होती है, ऑपरेटर गलत हुआ, ऑपरेटर ने सही से नहीं चलाया, फील्ड प्रिपेयर प्रॉपरली नहीं हुई, या क्रॉप की कटाई के समय क्रॉप में मॉइस्चर ज्यादा रहा, मशीन फील्ड के कारण, फील्ड में पानी है, धंसने लगी, तो आपकी कटाई में, तो अल्टीमेटली ये सभी प्रॉब्लम आप खास करके देखेंगे तो ये मशीन के कारण नहीं है। ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपकी फील्ड लेवल नहीं है, समतल नहीं है फील्ड, मॉइस्चर ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं, और अल्टीमेटली दोष जो है मशीनों पर ठहराया जाता है।
तो अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो मैकेनाइजेशन लेवल है वो 40 से 45% के आसपास मैकेनाइजेशन है, जिसमें से अगर हम सिर्फ भू परिष्करण की बात करें, टिलेज ऑपरेशन में बात करें, तो हमारा मैकेनाइजेशन लेवल 40% है। टोटल ओवरऑल मैकेनाइजेशन लेवल हमारा 40 to 45% है, लेकिन अगर हम सिर्फ टिलेज की बात करें तो अधिकतर आप देखेंगे कि 40% जगहों पर, या 40% जो टिलेज ऑपरेशन है वो मैकेनाइज्ड हो चुके हैं आज। लोग कल्टीवेटर, एमबी प्लाउ, डिस्क हैरो, ये सभी चीजें यूज करते हैं टिलेज के लिए। वहीं पर जब हम सोइंग में जाते हैं या सीडिंग ऑपरेशन में जाते हैं, प्लांटिंग ऑपरेशन में जाते हैं, तो हमारा मैकेनाइजेशन लेवल 30% है। सीड ड्रिल बहुत कॉमन हो चुकी है आज की डेट में, बहुत ही कॉमन हो चुकी है, लेकिन फिर भी जोत की साइज के हिसाब से, या फील्ड में जाने की जगह नहीं है कुछ एक किसानों के, तो वहां पर, तो ऐसी जगहों के कारण सीड ड्रिल सभी जगह पॉपुलर तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसका मैकेनाइजेशन लेवल जो है अभी भी उतना वृहद स्तर पे स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर हम आते हैं प्लांट प्रोटेक्शन पे। नेस्पेक स्प्रे, जो बस्ते की तरह आप कंधे पे उठा के स्प्रे करते हैं पूरे फील्ड में। फील्ड में स्प्रे करना आसान है, लेकिन आप खुद कभी स्प्रे करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको, जैसा आप लोग पढ़े भी होंगे कि 1 हेक्टेयर फील्ड चलने के लिए अगर अगर प्लाऊ किया जाता है देसी प्लाऊ से, अगर किसी खेत को जोतना है और उस खेत की साइज लगभग 1 हेक्टेयर है, तो आपको लगभग 67 किलोमीटर चलना पड़ता है उस 1 हेक्टेयर की जुताई करने के लिए। तो वैसे ही प्लांट प्रोटेक्शन है, आपको पैदल चलना है। उसके बाद इसके मैकेनाइजेशन के लिए मोटराइज्ड स्प्रेयर आए हैं। पहले तो ब्रॉडकास्ट था, और फिर आजकल उसके बाद ड्रोन सिस्टम भी आ चुके हैं। तो ये सब अलग अलग मैकेनाइजेशन लेवल हैं। आपके पॉकेट के हिसाब से, आपके जेब के हिसाब से इनको यूज किया जा सकता है। हाँ, अगर हम हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग की बात करें, तो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग में हमारा मैकेनाइजेशन लेवल ठीक है, कंपैरेटिवली काफी हाई है कंपेयर टू टिलेज ऑपरेशन, सीडिंग ऑपरेशन की तुलना में। हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग ऑपरेशन में हमारे 60 से 70% है। और लेकिन ये हार्वेस्टिंग और जो थ्रेशिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राइस और वीट के लिए है। बहुत सारी मशीनें आ चुकी हैं राइस को की हार्वेस्टिंग के लिए। पैडी, जैसे रीपर का मैंने नाम लिया आपको, रीपर से आप आसानी से कट कर सकते हैं, बहुत आसान कीमत पे मिल जाता है आपको। साथ ही साथ अगर आप हंसिए से भी कटाई करना चाहते हैं, आपकी जोत का आकार छोटा है, तो हंसिए से भी काटने में ये अच्छा है आपको कि जो अलग अलग प्रकार के हंसिए आते हैं, आप देखेंगे कि कर्वेचर के साथ इनमें कर्वेचर डिफरेंस होता है हंसियों में। फिर आप देखेंगे कभी कभी आप जब खुद काम करते हैं, तो अभी एक छात्र हमारे थे, वो बता रहे थे कि जब वो अभी कोरोना के समय में अपने घर पर कटाई करने गए, तो उनका हाथ कट गया हंसिए से। तो कहीं ना कहीं ये एक एक्सीडेंट्स भी है जिसकी चिंता आपको करनी चाहिए। तो इनके लिए इम्प्रूव्ड सिकल आते हैं, हंसिया आती हैं, जिनको एक स्पेशली डिजाइन कर्वेचर के साथ बनाया जाता है, जिसमें इन अगर आप जनरली आप जब देखेंगे तो हंसिया जो है आपके हैंडल से सीधा कर्व लेता हुआ क्रॉप को कट करता है। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ नवीन सिकल के नाम से है। तो ये जो हंसिया का हैंडल होता है, मैं बता रहा हूँ, हंसिया का हैंडल थोड़ा सा नीचे होता है और फिर यहाँ से कर्वेचर बना होता है। तो जब आप ऐसे ग्रिप करते हैं और कटाई करते हैं, तो ये आपकी जो फिंगर कट है वो नहीं होती है। और जब आप स्ट्रोक कट करते हैं धान की कटाई के लिए, एक मुट्ठी बना के जब कट करते हैं, तो क्योंकि नीचे कर्वेचर होता है, तो वो नीचे काटता है, आपके हाथ पे स्ट्राइक नहीं करता है। और फिर बात करें हम हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग ऑपरेशन की पूरे राइस और वीट के अलावा और किसी क्रॉप में, तो फिर यहाँ चिंता का विषय है कि हमारी जो क्रॉप्स हैं, अदर क्रॉप्स के लिए जो हमारा मैकेनाइजेशन लेवल है वो 15% से भी कम है। तो ये हमें ये नहीं दिखाता है कि हमारा लेवल कम है, ये इसके साथ ये भी इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज अ स्कोप। किसान के लिए भी स्कोप है, इंडस्ट्री के लिए भी स्कोप है, और हमारे जो
स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें भी इस स्कोप को समझना है कि इस स्कोप को एग्रीकल्चर के बेटरमेंट के लिए इनको कैसे फुलफिल किया जा सकता है। अगर दूरस्थ अंचल में कहीं पर मशीनरी नहीं उपलब्ध है, छोटे छोटे टूल्स हैं, क्योंकि जब भी बात होती है टूल्स मशीनरी की तो हमारे दिमाग में ये आता है कि बड़ी चीजें हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैकेनाइजेशन लेवल तीनों सभी स्तर पे होता है। अगर आपके बड़े फॉर्म है तो उसके लिए अलग मैकेनाइजेशन लेवल है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर आपको थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग करना है और बड़ा खेत है आपका, बहुत बड़ा जोत है, 4-5 हेक्टेयर है, तो आप कंबाइन जनरली यूज करते हैं, कंबाइन या हार्वेस्टर जिसको आप कहते हैं, जिसमें थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों एक साथ हो जाती है। वहीं जब छोटे खेतों के आकार आता है 1 एकड़, आधा एकड़, तो वहां पर आप रीपर को यूज कर सकते हैं, जो वॉक बिहाइंड टाइप होता है। रीपर छोटी सी एक मशीन है जिसके पीछे पीछे आपको चलना रहता है और वो आराम से धान को कट कट करके एक तरफ रखते जाती है, धान को या गेहूं को, जो भी आप काट रहे हैं, और फिर आप उसको उठा के थ्रेशर में डायरेक्ट डाल सकते हैं। फिर एकदम बहुत ही छोटे हमारे किसान के लिए बात करें, स्मॉल फार्मर्स के लिए, तो जहां पर कंबाइन भी नहीं फीजिबल है यूज करना, ठीक नहीं है, जहां रीपर भी पहुंच नहीं है, तो वहां पर अगर वो हसिया से ही यूज कर रहे हैं तो उनके सिकल हसिया का जो शेप है, जो आकार है, उसको भी किया जा सकता है। जनरली होता क्या है कि जो हसिया है वो जो लोकल वर्कशॉप में बनाते हैं, गांव में ही लोग, गांव के लोहार ही उसको बना देते हैं, तो वो सिर्फ कर्वेचर और दांते डिजाइन करके उसमें लकड़ी का हत्था बना के आपको दे देते हैं। वो किसी भी तरीके से, अगर आप इस तरह सोचिए कि जो हसिया आप यूज कर रहे हैं, अगर किसी इंटरवेंशन के कारण, किसी टेक्निक से अगर उसका वजन कम कर दिया जाए, लकड़ी के हत्थे की जगह प्लास्टिक का हत्था लगा दिया जाए, आप ज्यादा देर कटाई करते हैं लकड़ी के हत्थे को हाथ में पकड़ के, तो आपने देखा होगा हाथ में आपके गांठें पड़ जाती हैं यहाँ पर। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना है, तो इसके लिए आप उसके ऊपर रबर की ग्रिपिंग कर सकते हैं। रबर ग्रिप करने से आपकी हैंडलिंग भी अच्छी होगी, ग्रिपिंग भी अच्छी होगी, और जब एक बार आपकी ग्रिपिंग अच्छी होगी तो कटाई ज्यादा तेजी से कर सकते हैं, समय कम लगेगा जिस भी एरिया को आप कट कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें आपको समझनी है कि मशीनीकरण सिर्फ बड़ी बड़ी मशीनों के को ही नहीं कहते हैं कि कंबाइन यूज करना है, लेजर लेवलर यूज करना है, बड़ी बड़ी मशीन नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक स्तर पे किसानों के लिए ये कृषि अभियांत्रिकी द्वारा बनाए गए हैं कि हर एक किसान हर एक स्तर पर, चाहे छोटे किसान हो, मार्जिनल फार्मर हो, या प्रोग्रेसिव प्रगतिशील किसान हो, बड़े फार्मर हो, सभी के पास सॉल्यूशन। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि मशीनों का उपयोग बहुत जरूरी है, और आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन था, वो पिछले कुछ दशकों में आप देखेंगे तो, अगर मैं बात करूं 1950-51 की, तो वो लगभग 51 मिलियन टन था, जो हरित क्रांति आते आते 51 से बढ़ के लगभग 130 मिलियन टन तक पहुंच गया। और वही अगर हम अभी रिसेंट 2018 और जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है, अगर उस पर बात करें, तो जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 280 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। तो इस तरह से आपको ये देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि ये जो फूड ग्रोन प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, इसमें इसमें कहीं ना कहीं मशीनों का उपयोग, क्योंकि मशीन से टाइम में ऑपरेशन किया जा सकता है। आजकल जिस तरह से मौसम में विविधताएं आ रही हैं, पानी कभी भी आ जा रहा है, ओले कभी भी आ जा रहे हैं, मौसम बदल रहा है, आपको अगर पहले पता चल जाए कुछ देर, जैसे आजकल मानसून की फोरकास्ट भी 2-2 3-3 दिन पहले होने लगी है कि परसों क्या होगा, 3 दिन 2 दिन बाद क्या होगा, एक दिन पहले क्या होगा। तो अगर इस ऐसे केसेस में आपके पास मशीनरी अवेलेबल है, तो आप खड़ी फसलों की तुरंत कटाई कर सकते हैं, फील्ड प्रिपरेशन करना है तो फील्ड प्रिपेयर कर सकते हैं, पानी आने वाला है उसके पहले आपकी जुताई करना चाहते हैं, जुताई कर देंगे, तो जिससे वाटर की जो क्षमता है सोखने की, वो भी बढ़ जाएगी। तो मैकेनाइजेशन में अगर आप ये देखें कि मैकेनाइजेशन, अगर हम बात करें, लगभग
पिछले 2-3 दशकों में बात करें तो ट्रैक्टर का यूज बहुत बढ़ा है। और जैसे जैसे ये पिछले 2 से 3 दशकों में हमने ये देखा है कि मजदूरों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। और जो खेतों में यूज होने वाले एनिमल्स हैं, जिन जैसे एक जगह पर बैलों से खेती की जाती है, तो ऐसी जगह पर आपने देखा होगा कि इस तरह की खेती जो पशुओं से की जाती थी वो भी कम होती जा रही है। और जब ये कम हो रही है खेती, तो इनको ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, इनकी जगह कौन ले रहा है? ट्रैक्टर। आज आप देखेंगे मार्जिनल फार्मर, प्रोग्रेसिव फार्मर या अधिकतर फार्मर्स के पास, अधिकतर किसान बंधुओं के पास ट्रैक्टर होता है। और जिनके पास नहीं भी होता है वो चाहते हैं कि ट्रैक्टर ऐसे नहीं तो वैसे खरीद लिया जाए। और आजकल सरकार ने भी बहुत सारी सुविधाएं दी हुई हैं आपको मशीनरी खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, ताकि आपके जो कृषि कार्य हैं वो सुगमता से किए जा सके। तो लगभग आज की स्थिति में अगर आप देखें तो ट्रैक्टर का इन्वॉल्वमेंट इतना हो चुका है कि जैसे हम मैकेनाइजेशन बोल रहे हैं, वैसे ही हम ट्रैक्टर के इन्वॉल्वमेंट को, खास करके कृषि क्षेत्र में, ट्रैक्टराइजेशन कहते हैं। ट्रैक्टर का उपयोग इतना बढ़ चुका है और लगभग आप देखेंगे तो 80 से 90% खेती अब ट्रैक्टर आधारित हो चुकी है। जो पहले पशुओं से, बैल से खेती की जाती थी, बुआई की जाती थी, एक व्यक्ति उसके पीछे देसी प्लाऊ लेकर चलता था, आज ट्रैक्टर के द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा, रोटावेटर के द्वारा, प्लाऊ के द्वारा वो सभी काम को बड़ी ही आसानी से 3 से 4 घंटे में संपादित किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये वो शिफ्ट है जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये शिफ्ट लाना बहुत जरूरी है। अब ये जरूरी नहीं है कि कहीं किसी दूरस्थ अंचल में अगर खेती ट्रेडिशनल वे में हो रही है, ट्रेडिशनल तरीकों से खेती हो रही है, तो पहले हम पशुओं पे शिफ्ट करें, उनको पशुओं की खेती करना सिखाएं, सॉरी पशुओं की खेती नहीं, पशुओं द्वारा खेती करना सिखाएं, फिर उसके बाद छोटे टूल्स को उनको यूज करना सिखाएं, उसके बाद फिर ट्रैक्टर या छोटे ट्रैक्टर का यूज करना सिखाएं। ऐसा नहीं है, खेती में आप पैराडाइम शिफ्ट ला सकते हैं। जहां पर लोग ट्रेडिशनल की खेती करते थे, ट्रेडिशनल बातें करते थे, ट्रेडिशनल जो वे था, उसको सडनली आप डायरेक्ट ट्रैक्टर पे आ जाइए। बहुत सी जगह पे हमने देखा है कि किसानों के पास खेत होते हैं, जोत, लेकिन जोत का आकार जो है वो छोटा होता है, अलग अलग जगह पर उनके टुकड़ों टुकड़ों में खेत होते हैं। जैसे मैं बस्तर की बात करूं तो बस्तर में मैंने देखा है सर कि किसानों के पास खेत तो हैं, लेकिन एक टुकड़ा उनके घर के पास है, घर के पीछे वाला, जिसको वो बाड़ी कल्टीवेशन फेमस है काफी बस्तर में, आप उसको जान समझते होंगे। फिर कुछ एक उनके खेत थोड़ा घर से दूर हैं, एक किसी का 1 किलोमीटर है, किसी का 2 किलोमीटर है। फिर वहां पे भी जाएंगे आप देखेंगे तो अलग अलग पार्ट्स में सब खेत हैं। तो आज मैकेनाइजेशन लेवल इतना बढ़ चुका है कि अगर आपके खेत दूर दूर हैं तो आपको तब भी चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा किसान जो चिंतित होता है वो होता है वहां की सिंचाई विधि से, पानी कैसे लाएंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार हो, भारत सरकार हो, सभी ने आपको सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराने का हमेशा कोशिश करते हैं। और सौर ऊर्जा से चलित हो, या आपका खेत नदी के पास हो, या मान लीजिए आपके गांव में मोटर चलाने के लिए लाइट बिजली नहीं है, तो सौर ऊर्जा से आप अपने पंप्स को संचालित किया जाती है। और ये सभी जो सुविधाएं हैं, जो सभी योजनाएं हैं, इस पे जो वर्तमान सरकार है वो सभी सब्सिडी देती हैं ताकि किसानों का सुगमता से कृषि कार्य को संपन्न किया जा सके। अब सबसे मुख्य, अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो सबसे बड़ी जो खेती है, सबसे जो धान का कटोरा कहा जाता है इसे, धान की खेती। धान में सबसे पहले आपको जो बड़ी समस्या आती है वो पडलिंग करने के लिए, मचाई करने के लिए आती है। फिर उसके बाद अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे अधिक मैन पावर आपको रोपाई के समय लगता है। 15 से 20 दिन का सीडलिंग होने के बाद उसकी रोपाई के लिए जब आप मजदूर लगाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक जटिल समस्या होती है। इतने मजदूर लाए कहाँ से? आपका जोत का आकार बड़ा है तो कितने दिन रोपाई चलेगी? कहीं बारिश ना आए, क्योंकि सेटल होना भी सीडलिंग को जरूरी है फील्ड में।
तो ऐसी सभी चीजों के लिए आप देखेंगे कि राइस ट्रांसप्लांटर बहुत ही पॉपुलर है। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, अगर आप थोड़ी बाहर के देशों की बात करें तो खास करके राइस मैकेनाइजेशन या सिर्फ धान की खेती में सबसे ज्यादा मैकेनाइज्ड है। अगर आप जापान को देखें और और भी जो कंट्री हैं, चाइना, यहाँ पर आप धान की बुआई को देखेंगे तो वो सभी मैकेनाइज्ड हैं। सभी धान की रोपाई जो है मशीनों से की जाती है। 2 से 3 व्यक्ति आसानी से मशीन, एक व्यक्ति मशीन को चलाता है, एक मशीन रोपाई की जो ट्रे है। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको जो, क्योंकि मशीन है, मशीन के काम करने का तरीका थोड़ा सा आपसे, आपके काम करने के तरीके से अलग होता है, तो आपको मशीन को उसी तरह से सीडलिंग प्रोवाइड करवानी है, वही चीज बना के देनी है उसे जो मशीन की डिमांड है। कभी आपने देखा होगा कि मैट मैट टाइप नर्सरी जो होती है, मैट टाइप नर्सरी जो है वो जरूरत पड़ती है सीड पैडी ट्रांसप्लांटर में। अगर आपने बहुत ही अच्छी मैट टाइप नर्सरी बना दी है तो मशीन बहुत ही अच्छे से काम करेगी। और मैट टाइप नर्सरी बनाना बहुत कठिन बात नहीं है, जिसमें आपको सिर्फ कहना चाहिए कि गोबर खाद, मिट्टी और जो आप नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालते हैं, इनको प्रॉपर मिक्स करके, सैंड के साथ मिक्स करके, सब 1/3 ले सकते हैं आप, 1/3 मेन्योर, 1/3 मिट्टी, 1/3 रेत, इन तीनों को मिला के इसके ऊपर आपको छिड़काव करना है धान के बीजों का। और 15 से 20 दिन के बाद ये स्टैब्लिश हो चुकी होंगी। फिर इनको आपको ट्रे के साइज में कट करके ट्रांसप्लांटर की ट्रे में डालते जाना है, और वो अपने आप एक बहुत ही लाइन के साथ सोइंग करेगी और बहुत ही अच्छी कतारों में आपकी सोइंग करते हुए बढ़ जाएगी। अब इसमें एक ये दिक्कत आती है, कभी कभी जो राइस ट्रांसप्लांटर है वो धंसता है फील्ड में। अक्सर ये शिकायत हम लोग सुनते हैं कि कृषक बंधु ये बताते हैं कि फला फला ट्रांसप्लांटर फील्ड में फंस गया। तो सबसे पहले तो ट्रांसप्लांटर को यूज करने की कुछ शर्तें हैं, उसको तो आपको एकदम गांठ बांध के रख लेना है। ट्रांसप्लांटर हमेशा उस जमीन पे धंसेगा जिसकी जुताई हुई हो। 1 या 2 वर्ष में जिसकी जुताई हुई होगी जिस खेत की, वहां पर जब आप पडलिंग ऑपरेशन करते हैं या आप कह लीजिए कि मचाई करते हैं, तो वहां सॉइल जब सेटल होती है और मशीन जब उसके ऊपर चलती है तो वहां पर चांसेस होते हैं कि मशीन धंस सकती है, क्योंकि प्लॉइंग में काफी नीचे तक की सॉइल जो है वो लूज हो चुकी होती है। तो जनरली जहां 2 से 3 साल से अगर गहरी जुताई नहीं हुई है तो वहां पर आपका ट्रांसप्लांटर बहुत ही अच्छा चलने की पूरी तरह से अधिक संभावना है। फिर अगला ये आता है कि भाई खेत की जो मचाई है, रोटावेटर से, कल्टीवेटर से बहुत अच्छे से होना चाहिए। मचाई होने के बाद आपको तुरंत ट्रांसप्लांटर नहीं चलाना है, कम से कम 2 से 3 दिन फील्ड को वैसा ही छोड़ देना है ताकि उसकी पूरी सॉइल जो है वो सेटल हो जाए, और फिर उसके बाद आप उसमें मशीन को चला सकते हैं। तो कुछ ये 2 मेजर बिंदु हैं जो हम लोगों ने नोटिस किया है, पॉइंट किया है कि मशीन धंसने का कारण क्या है इसमें। फिर साथ ही साथ मशीनों के उपयोग से एक और चीज आपके दिमाग में आती है कि मशीन जो है वो आपके कार्य को आसान करता है। जिस तरह आपको मैं नेस्पेक स्प्रेयर की बात बता रहा था, जो बस्ता की तरह आप पीछे टांग के स्प्रेइंग करते हैं, हाथ से पंप करते हैं, उसकी जगह पर अगर एक छोटी सी मोटर लगा दी जाए और आपको हाथ से पंप ना करना पड़े, सिर्फ आपको डायरेक्शन देनी हो, सिर्फ आपको दिशा देनी हो किस खेत में कहाँ पर स्प्रे करना है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए कंफर्टेबल होता है, आपके लिए आरामदायक होता है। तो मशीनों का एक काम ये भी है कि आपको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, सेफ्टी, सुरक्षा की दृष्टि से, आराम की दृष्टि से ये सभी होती है। साथ ही साथ आप स्प्रेयर के साथ आपने देखा हो आजकल सेल्फ प्रोपेल्ड स्प्रेयर भी आ चुके हैं, मोटराइज्ड स्प्रेयर भी आ चुके हैं, और खेतों में स्प्रेइंग करने के लिए आजकल तो ड्रोन का भी यूज किया जा रहा है।
अगर बहुत अधिक हवा नहीं चल रही है, ड्रिफ्ट की अगर इश्यू ना हो, तो ड्रोन को भी यूज किया जा रहा है। साथ ही साथ आजकल ऐसी भी मशीनें आ चुकी हैं जो आपके रियल टाइम डेटा को सेंस करती हैं। खेत में कितनी नमी है, खेत में कितनी मात्रा है नाइट्रोजन की, और एक ही खेत में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाइट्रोजन की मात्रा होगी, तो वो जो मशीनें हैं वो अलग अलग नाइट्रोजन की मात्रा ही स्प्रे करेगी। तो जिस तरह से आप कभी एक ही प्रकार का एक ही डोज में नाइट्रोजन सभी जगह यूनिफॉर्म अप्लाई करने से कभी कहीं पर, मान लीजिए एक खेत में नाइट्रोजन के अलग अलग पैच बने हुए हैं, कहीं पर ज्यादा चाहिए है, कहीं पर कम चाहिए, जहां पर और आपने सबको सेम रूप से दे दिया, समान रूप से सबको नाइट्रोजन दिया, तो अब होगा क्या उससे कि जहां पर कमी है वहां पर तो ठीक है, लेकिन जहां पर पहले से अधिक था आपने वहां और देके वहां और अधिकता कर दी, तो जो भूमि का उपजाऊपन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। फिर आज जो बड़ी समस्या है, खास करके दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, आपने देखा होगा कि धान की कटाई के बाद लोग जला देते हैं। लोग धान की जो स्ट्रॉ रहती है या जो खूड्स रहती हैं उनको वो जला देते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं आपने सुना होगा दिल्ली में समस्या आ रही है, क्लाइमेट धुआं आ रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है उस मतलब फार्मिंग ऑपरेशन के ऐसे एक्शन से। तो ऐसी चीजों के लिए भी संसाधन उपलब्ध हैं, ऐसी चीजों के लिए भी मशीनरी उपलब्ध है। आप देखेंगे कि आजकल इवन छत्तीसगढ़ में भी बहुत सी जगहों पर आ चुके हैं। आप कृषि अभियांत्रिकी विभाग या कृषि अभियांत्रिकी डिपार्टमेंट, इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय संपर्क विश्वविद्यालय संपर्क करें, या जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के छत्तीसगढ़ शासन के जो कृषि अभियांत्रिकी विभाग है वो आपको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। बेलर, खेत में अगर आपके कूड़ों की संख्या, स्ट्रॉ बहुत बड़े बड़े कटाई के समय आपने ध्यान नहीं दिया है या मशीन ने ऊपर से कटाई की है, तो ऐसे को काट कर उनका बेलर, उनको भूसे को रोल के फॉर्म में रोल करके रखा जा सकता है, जो कि फर्दर आप जानवरों के खाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अन्यथा पहले ये था कि कटाई के बाद या तो प्लॉइंग ऑपरेशन कर दिया जाता था, तो जिससे वो स्टबल्स मिट्टी में ही मिल जाते थे, उससे थोड़ा बहुत उर्वरक या कह लीजिए कि मिट्टी को फायदा होता था, स्टबल्स रहते थे, मल्चिंग टाइप का मल्चिंग हो जाता था। लेकिन आज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उस भूसे को जलाने के बजाय आप इस बेलर मशीन द्वारा काट के उसको या तो बेच सकते हैं, जिससे आपकी आमदनी भी थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है, और या फिर अगर आप जानवर रखते हैं तो जानवर के खाने के लिए अच्छी क्वालिटी ऑफ भूसा आपको मिल जाए। तो ये बात हो रही थी आपके सभी मशीनों की। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज एग्रीकल्चर में भी ऑटोमेशन आ चुका है। जो ऑटोमेटिक सिस्टम आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े सिस्टम्स में देखते हैं, प्लेन्स में देखते हैं, वो सभी टेक्नोलॉजी जो है आज धीरे धीरे एग्रीकल्चर में भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। और खासकर हम इंडियन एग्रीकल्चर में बात करें तो हाँ, अभी उनका फेज इंट्रोडक्शन लेवल पे है। कुछ कुछ जगह पर धीरे धीरे ट्रायल के बेसिस पे ये चल रहे हैं और धीरे धीरे ये मैकेनाइज किए जाएंगे। चाहे आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम की बात कीजिए, इरिगेशन के साथ साथ टाइम पर इरिगेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब मॉइस्चर आपके खेत में फील्ड कैपेसिटी पर हो या कम हो रहा हो, जहां पर जरूरत है आपको इरिगेशन की, तो कभी कभी आप इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं या पानी की मोटर्स नहीं ऑन कर पा रहे हैं, आप कहीं दूर हैं, आपका गांव, आप कहीं दूर रहते हैं, आपकी फील्ड कहीं और है, तो ऐसे केसेस में ऑनलाइन सेंसर्स भी डेवलप हो चुके हैं। टाइम पे आपको अलर्ट दे देंगे कि मॉइस्चर कंटेंट इतना फील्ड का लो हो चुका है, अब आपको जरूरत है पानी देने की, तो आप जाके पानी उनको दे सकते हैं। कितना पानी दिया जाना है वॉल्यूम बेसिस पे, चाहे अगर 1 मीटर क्यूब की जरूरत है तो 1 मीटर क्यूब दीजिए, 2 मीटर क्यूब की जरूरत है 2 मीटर क्यूब दीजिए। कहने का मतलब यह कि जितनी जरूरत है उतने ही पानी अगर आप देंगे, उतना ही इरिगेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं
पानी की भी बचत होगी, और पानी देने का जो संसाधन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल या जो भी आपके संसाधन खर्च हो रहे हैं वो भी खर्च होंगे। तो कहीं ना कहीं हमको ऑटोमेशन, एग्रीकल्चर में ऑटोमेशन में ये भी समझना जरूरी है कि जिस तरह हम अपने रिसोर्सेस को बेटर यूटिलाइज करेंगे, उनको जुडिशली यूज करेंगे, उनका संसाधन का उचित उपयोग मितव्ययता के साथ उपयोग करेंगे, कहीं ना कहीं ये हमें फायदा देंगे। कैमरे आजकल यूज हो रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। कैमरे से फोटो लेके या इंफ्रारेड सेंसर से हमें फील्ड का टेम्परेचर मालूम चल जाता है, क्रॉप का टेम्परेचर मालूम चल जाता है। पहले के में हमें ये क्लियर नहीं होता था कि जो टेम्परेचर फील्ड से आ रहा है वो फील्ड का टेम्परेचर है, सॉइल का टेम्परेचर है या क्रॉप का टेम्परेचर है। लेकिन आज टेक्निक जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये सभी चीजें हो सकती हैं। तो कृषि जगत को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं हमें पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। तो तुरंत के तुरंत, मतलब जरूरी नहीं है कि आप चरणबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ें। जब आज संसाधन पूरी तरह से उपलब्ध हैं, आपके डोर पे आ चुके हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप चरणबद्ध तरीके से, आप एक चरण के बाद डायरेक्ट दूसरे या तीसरे या चौथे चरण पे जंप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है अगर आप एक पशुओं, अगर घर में आप मजदूरों के द्वारा खेती कर रहे हैं तो आपको पहले शिफ्ट करना पड़ेगा पशुओं के द्वारा खेती पे, फिर उसके बाद आप छोटे ट्रैक्टर पे, फिर बड़े ट्रैक्टर पे कमाएं। ऐसा कुछ नहीं। आपके संसाधन हैं, आपको तुरंत एक शिफ्ट, एक बड़ा जंप लेना है अपनी खेती को इम्प्रूव करने के लिए। अक्सर फिर ये भी देखा जाता है कि जो हमारी सोच है, जब बात आती है हमारी कि हमें खेती में मज, कटाई के लिए मशीनों की उपलब्धता नहीं है, जैसे मजदूरों की उपलब्धता नहीं होती, आपने देखा होगा कि कटाई के समय मशीनों की भी उपलब्धता कम होने लगती है। तो इसको कैसे मैनेज करें? कुछ लोगों का सजेशन है कि भाई पहले से ही आप, मतलब जब आग लगे तभी कुआं ना खोदें, पहले से ही आप डिसाइड कर लें कि मशीन, जिसके पास भी मशीन है गांव में या कहीं बाहर से मंगवा रहे हैं, तो जिसकी फसल जल्दी पक रही है वो पहले काटेगा, उसके बाद, या फसल सबकी अगर एक साथ कट रही है तो कहीं ना कहीं सोइंग के समय, बुआई के समय इस बात का ध्यान रखें। एक दो दिन का आगे पीछे डिले कर सकते हैं आप सोइंग में, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च हुई हैं, उसमें देखा गया है कि इवन अगर आप सोइंग में कुछ दिन का डिले करते हैं आगे, तो सिग्निफिकेंट इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके, अगर आप उसको समय के साथ कंपैरिजन करें, मशीनरी के साथ आपकी लागत के हिसाब से कंपेयर करें, तो कहीं ना कहीं वो फायदेमंद होता है। फिर दूसरी बात, आपको मशीनरी के बारे में ये समझनी जरूरी है कि जो भी आपने मिथ बनाए हैं, ये खराब है वो अच्छा है, पहले आपको वो समझना पड़ेगा कि गलती मशीन में है या ऑपरेटर में है या फील्ड में है। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आज जो इंडियन मार्केट है हमारा, वो काफी कैपेबल है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर इंडस्ट्री, इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर इंडस्ट्री का हब है। लगभग जिस जिस तरह से आप मोबाइल खरीदने जाते हैं या कोई व्हीकल खरीदने जाते हैं, तो आप वो सामने वाला आपसे ईएमआई के टर्म्स में या आपकी सैलरी के टर्म्स में या आपकी अर्निंग के हिसाब से आपको डिसाइड करके बताता है कि आप इतना डाउन पेमेंट दे दीजिए और ये आप मशीनरी, आप ये मोबाइल आप ले सकते हैं, आप ये टीवी ले सकते हैं, आप ये बाइक ले सकते हैं, आप ये कार ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो सॉल्यूशन है, इसी प्रकार से जो सॉल्यूशन है वो हमारे इंडियन मार्केट में खेती में भी अवेलेबल है। आप हर एक डीलर पॉइंट पे, किसी भी डीलर पॉइंट पे हो, ट्रैक्टर के डीलर पॉइंट है, चाहे महिंद्रा हो, टैफे हो, जॉन डियर हो, सोनालिका हो, किसी भी आप डीलर पॉइंट पे जाइए, उनके पास खुद के सॉल्यूशन होते हैं, उनकी लिंकेज होती है बैंक्स में, वो आपको ट्रैक्टर दिलवा सकते हैं। और क्या तरीके हैं, अगर आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, बैंक से फाइनेंस कैसे होगा, आप बैंक में विजिट कीजिए। बजट ओरिएंटेड बजट वो बना के देंगे कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो एक ट्रैक्टर और ट्रॉली लेना ज्यादा फायदेमंद होगा, कि प्लाऊ लेना ज्यादा फायदेमंद होगा, या ट्रैक्टर को आप हायर कर लें, कुछ मशीनरी आप लेके रख सकते हैं। तो ये जितना
आगे पीछे करके जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो आपको किसान परामर्श केंद्र पे भी, स्टेट यूनिवर्सिटीज के केवीकेस होते हैं, वो सभी जगह पर ये सभी चीजें सुविधाएं आपको मिलती हैं। आप उनको कांटेक्ट करेंगे, आप उनको अप्रोच करेंगे तो जरूर आपको। साथ ही साथ इंडियन मार्केट में आज एक नया ट्रेंड चला है कस्टम हायरिंग का। जैसा मैं शुरुआत में ही कहा था मैंने कि कहीं ना कहीं किसानों की जो आय है वो उन्हें परमिट नहीं करती है, वो उन्हें अलाउ नहीं करती है कि वो बड़ी बड़ी मशीनें ले सके। तो ऐसे केसेस में मशीन को खरीदना जरूरी नहीं है। कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप या जो डेवलप्ड किसान हैं या ऐसे व्यक्ति या छात्र जो कृषि को एक व्यवसाय बनाना चाहते हैं, वो बैंक से कांटेक्ट करके कस्टम हायरिंग सेंटर्स ले सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर्स में आप ध्यान देंगे तो ट्रैक्टर और कुछ सेलेक्टेड मशीनरी, चाहे वो टिले से संबंधित हो, बुआई से संबंधित हो, हार्वेस्टिंग से संबंधित हो, ये सभी टाइप की जो एक पैकेज बना के रखा हुआ है बैंक्स में, वो आपको कस्टम हायरिंग के लिए देते हैं। तो ये पैकेज जो है, अगर प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, बड़े फार्मर हैं, आपकी आय अधिक है, आपके एसेट्स अधिक हैं, संपत्ति अधिक है, तो 25 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है जिसमें वो 25 लाख तक का आप कृषि यंत्र और ट्रैक्टर्स खरीद सकते हैं, जिसमें से जिसमें 10 लाख 12 लाख के आसपास, शायद 40% के आसपास सब्सिडी सरकार देती है, और बाकी आपको लगाना पड़ता है। बैंक भी इसको फाइनेंस करती है। साथ ही साथ फिर दूसरा एक ऑप्शन आता है 15 लाख का। 15 लाख, जैसे 25 लाख वाला है तो उसमें आप 2 से 3 ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। 15 लाख की स्कीम में एक ट्रैक्टर, एक गार्डन ट्रैक्टर, जैसा भी आपकी फील्ड हो, जैसा आप गार्डनिंग भी करते हैं, आपके हॉर्टिकल्चरल प्लॉट्स भी हैं, आपके एग्रीकल्चरल प्लॉट्स भी हैं, तो उस हिसाब से आप जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 10 लाख का भी पैकेज है जिसमें एक ट्रैक्टर और कुछ सेलेक्टेड मशीनरी आप ले सकते हैं। तो इनको लेके करना क्या है, बेसिकली आप इनको लेके बैंक से फाइनेंस करवा के जब मशीन आपके पास आ जाए तो अपने खेत का भी टाइम पे जुताई कीजिए, बुआई कीजिए, हार्वेस्टिंग कीजिए, कटाई कीजिए, और साथ ही साथ जब आपका हो जाए तो आसपास के जो क्षेत्र हैं, आसपास के जो आपके गांव हैं, उनमें भी इन मशीनों को किराए पर दे सकते हैं। और यही इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है, यही मेजर उद्देश्य है कि हम अपने घर के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी मशीनीकरण की तरफ ले जाएं, और उससे जो फायदा होगा, वो जो उससे किराया आ रहा है, वो आपके लोन के रीपेमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। और देखा गया है कि बहुत जल्दी ही रीपेमेंट हो जाता है। तो आपको आपको ये आवश्यकता है कि आप अपने क्षेत्र के हिसाब से सही ट्रैक्टर का चुनाव करें, सही मशीन का चुनाव करें, और समय के साथ साथ अपने अपने और अपने आसपास के गांव में स्कीम का फायदा। सही चुनाव, ट्रैक्टर के सही चुनाव के लिए, ट्रैक्टर और मशीनरी के सही चुनाव के लिए आपका अनुभव ही काफी है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी जरूरत है, और भी आप जानना चाहते हैं और क्या सही हो सकता है, तो उसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जगह पर आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालय के केवीकेज हैं, उन पे आप जाके वहां पर जो कृषि अभियंता हैं उनसे बात कर सकते हैं। या इस तरह के लोन के लिए आप डायरेक्ट जो डिवीजन में कृषि अभियांत्रिकी डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट ऑफ निदेशालय है, कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय रायपुर में, बिलासपुर में, जगदलपुर में, वहां आप डायरेक्ट इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पैकेज है, चाहे 10 लाख, 15 लाख या 25 लाख के, इन पैकेजेस में ये एक इन पैकेजेस का चुनाव ऐसा है कि इसमें एक टिलेज मशीनरी आपको सेलेक्ट करनी होगी, एक सीडिंग या ट्रांसप्लांटर लेना होगा, या क्या लिए सीड ड्रिल लेना होगा, एक दो पैकेज हार्वेस्टिंग मशीनरी के होंगे, और जैसा कि आजकल ज्यादा एनफोर्स किया जाता है, ज्यादा कहा जा रहा है पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी के ऊपर, तो बेलर, मल्चर, इस टाइप की कुछ चीजों भी उसमें प्रमोट करने के लिए आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यहीं पर आपका काम खत्म नहीं होता है। अगर आप चाहें तो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्शन के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं।
हल्दी, अगर आप हल्दी की खेती कर रहे हैं तो हल्दी का पाउडर बना के बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जांपल है जो आपको वैल्यू एडिशन के हिसाब से। फिर जो मॉडर्न मशीनरी है, अधिकतर आप अगर सही यूटिलाइज करना चाहते हैं मशीनरी को, तो कहा जाता है कि आप लेजर लेवलर यूज कर सकते हैं। राइस प्लांटर आजकल बहुत जरूरी है, खास करके छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मजदूरों की समस्या आ रही है। फिर हार्वेस्टिंग मशीनरी में कंबाइन तो कॉमन है ही, अधिकतर देखा गया है छत्तीसगढ़ में जो कंबाइन, जब कटाई का सीजन आता है तो बाहर से बाहर से राजस्थान से, हरियाणा से कंबाइन आते हैं और वो कटाई करके उनका जो भी एकड़ का कस्टम हायरी का रेट बनता है वो करके अपना कमा के चले जाते हैं। तो जब इतनी दूर से लोग यहाँ पर हार्वेस्टिंग करने के लिए, कटाई करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या हमारे बीच में से ही कोई एक खड़ा होके, जबकि बैंक ने सुविधाएं दी हैं, डायरेक्टरेट ने सुविधाएं दी हैं, सभी तरह की सुविधाएं जब अवेलेबल हैं, तो ये सब चीजें हमें करना चाहिए। हाँ, इनकी जानकारी के लिए आपको लिंकेज डेवलप करने पड़ेंगे। टाइम टू टाइम आपको गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी होना चाहिए जो कृषि विभाग बताता है। यूनिवर्सिटीज में भी, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जो आपके क्षेत्र में है, आपके आसपास है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ एक एनजीओ काम करते हैं। और ज्यादा अच्छी जानकारी और भी अगर आप चाहें तो आपके गांव या आपके शहर के आसपास जो ट्रैक्टर के डीलर्स होते हैं, महिंद्रा का हुआ, टेफे हुआ, जॉन डियर, सोनालिका, और भी जितनी मशीन, इंडोफॉर्म, ये सभी जो ट्रैक्टर आउटलेट्स हैं, इनके पास भी कुछ जानकारियां रहती हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। साथ ही साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और बैंक के पास भी जान। तो अंत में आपका मैं बस ध्यान इस तरफ खींचना चाहूंगा कि अगर आप ट्रैक्टर लेते हैं तो जैसा मैं कह रहा था कि हमारे दिमाग में यही आता है कि ट्रैक्टर तो 1 या 2 महीने या 4 महीने काम करेगा, बाकी 6 महीने खड़ा रहेगा, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं। तो आप अपनी इनकम डबल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब आपका एग्रीकल्चर ऑपरेशन खत्म हो जाए, जब कटाई का सीजन खत्म हो जाए, या मान लीजिए कि आपका मचाई का सीजन खत्म हो जाए, फील्ड प्रिपरेशन आपकी खत्म हो जाए, तो जब आपका ट्रैक्टर आइडियल कंडीशन में खड़ा हो, आपको लग रहा है कि ये बस खड़ा हुआ है, तो आप उसमें डोजर अटैचमेंट लगवा सकते हैं। तो डोजर अटैचमेंट, मिट्टी का काम, नालियां नालियां खोदने के, ट्रेंचेस खोदने के, जगह जगह पर तालाब बनते रहते हैं, छोटे मोटे ट्रेंच खोदना पड़ते हैं, डबरी बनानी पड़ती है। तो आपका ट्रैक्टर अगर डोजर के साथ अटैच्ड है, तो ये सब जो ट्रैक्टर का रनिंग कॉस्ट है उस समय आप उससे निकाल सकते हैं। आपको किराया भी मिलेगा, फ्यूल भी मिलेगा, सॉरी, साथ ही साथ डोजर अटैचमेंट से अर्निंग भी आपकी होगी। आप उस जिस जिस तरह से आप देखते हैं कि शहरों में हर एक व्यक्ति के पास कार नहीं होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति कार में चलता है, ओला हो चाहे उबर हो। ठीक है, ये सब कैब्स कैसे हैं, ये वही कंसेप्ट कृषि में है आपका, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ओला उबर में जो व्हीकल्स हैं, जिनको घर पे खड़े हैं, जिनका कोई यूज नहीं है, वो घर वाले या किसी ड्राइवर को देके चलाते हैं, किराया उनसे लेते हैं, और उससे उनका गाड़ी का रनिंग कॉस्ट भी आ जाता है, साथ ही साथ जीविकोपार्जन, और या कह लीजिए कि एक अर्निंग में ऐड होता है। उसी प्रकार से ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर 4 महीने आपका यूज का है, उसके बाद अगर यूज नहीं है तो डोजर अटैचमेंट लगा के उसको आप कमर्शियल यूज में डाल दीजिए। जब खेती नहीं होती है तो अधिकतर जगह पर लेवलिंग का काम चलता है, खेत बनते हैं, कुछ किसान चाहते हैं कि हमारा खेत बराबर हो, समान समतल हो, सो दैट पानी का यूटिलाइज किया जा सकता है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर हो। तो लेवल करने के लिए लेजर लेवलर लगा के उस ट्रैक्टर्स को काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी जगह पर देखा गया है कि लोगों के पास मशीन होती है, ट्रैक्टर नहीं होता है, लोगों के पास ट्रैक्टर होता है, मशीन नहीं होती है। तो इस तरह से हम एक दूसरे का हेल्प करके, एक दूसरे की हेल्प लेकर अपने भी अर्निंग में ऐड कर सकते हैं, अपनी लाइवलीहुड को भी ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ ट्रैक्टर के रनिंग कॉस्ट को बढ़ाया, रनिंग आवर को बढ़ाया जा सकता है। फिर आजकल स्वच्छता अभियान भी जोरों पर है। क्लीनिंग के लिए भी आपने देखे होंगे ट्रैक्टर के सामने डोजर लगे होते हैं, वो काम आता है। तो अक्सर आप जब किसी किसान मेले में जाते हैं तो देखते होंगे ट्रैक्टर डोजर अटैचमेंट के साथ खड़ा होता है। तो एक ये दिमाग में आता है कि भाई डोजर का काम तो ज्यादा एग्रीकल्चर में है नहीं है, ट्रैक्टर को डोजर के साथ क्यों लगा के खड़ा कर देते हैं। तो उसका कहने का मतलब यही है कि हम किसानों को यही बताना चाहते हैं कि जब एग्रीकल्चर सीजन में आपका काम खत्म हो जाता है, ट्रैक्टर सिर्फ खड़ा है,
तो इस टाइप से अटैचमेंट लगा के आप उसको पूरे साल भर उसका यूज कर सकते हैं। ट्रॉली ले लीजिए, हाइड्रोलिक ट्रॉली विद ब्रेक, ईट कमर्शियल पर्पस, रोड पर्पस, जो भी पर्पस है। ट्रैक्टर तो एक काफी बड़ा प्राइम मूवर है, इतना महंगा आता है, तो बिल्कुल उसको आपको कमर्शियल यूज करना है। तो एग्रीकल्चर यूज के साथ साथ आप जैसे जब ट्रैक्टर कमर्शियल यूज करना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम में इजाफा होगा। फिर अंत में आता हूँ टॉपिक क्या, एक और जो सेगमेंट था जो बच गया था, मैकेनाइजेशन के बाद मैंने आपको बताया था सेफ्टी एस्पेक्ट। सेफ्टी बहुत जरूरी है, रोड पर चलते समय आपको हेलमेट लगाना जरूरी होता है। तो हेलमेट आपको एक्सीडेंट से नहीं बचाता है, हेलमेट आपको बचाता है कि यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके इंजरी से बचाता है, हेड इंजरी से बचाता है, ताकि दुर्घटना ना हो, कोई किसी की जान ना जाए, किसी की मौत ना हो। तो वैसे ही ट्रैक्टर में भी इस टाइप से, जब ट्रैक्टर आपने देखा होगा जब हैवी लोड को खींचता है तो ट्रैक्टर ओवरटर्न हो जाता है, पलट जाता है। और पलटना इतनी तेजी से है कि उसके बीच में जो ऑपरेटर चला रहा होता है या जो बैठा रहता है वो काफी उस ट्रैक्टर के बीच में और ट्रॉली के बीच में दब जाते हैं या जंप नहीं कर पाते हैं, तो उनकी वहीं दुर्घटना में मौत हो जाती है। तो ऐसे केसेस से निपटने के लिए ट्रैक्टर को जब भी लें तो हमेशा डीलर से पूछें कि उसमें रोप्स लगाए कि नहीं, ROPS। ROPS एक यू टाइप, उल्टा यू टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो ट्रैक्टर के सीट के ऊपर लगा होता है। तो जब ट्रैक्टर गिरता है तो वो जस्ट एक हेलमेट की तरह ऑपरेटर के लिए काम करता है, ड्राइवर के लिए, कि जब ट्रैक्टर पलटेगा तो वो एक बार पलटने के बाद और दोबारा उसको पलटने से रोकता है। तो ट्रैक्टर के केस में रोप्स होना बहुत जरूरी है, ये सेफ्टी के लिहाज से। जब भी आप ट्रैक्टर लें तो रोप्स के साथ ही लें, ये कंपलसरी डिवाइस है। इसकी कॉस्ट भी अधिक नहीं आती है, ट्रैक्टर की कॉस्ट में 30 से 35 हजार का बस इजाफा होता है, लेकिन ये बहुत ही कारगर है और आपकी जान के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ ट्रॉली हम लेते हैं तो उसमें ब्रेक होना जरूरी है। आरटीओ ने भी कुछ एक प्रदेशों में ये कंपलसरी किया है कि बिना ब्रेक्स के कोई भी ट्रॉली नहीं रजिस्ट्रेशन की जाएगी। तो ट्रॉली में हमेशा ब्रेक जरूर देखें, ब्रेक होना चाहिए, ना हो तो लगवाएं। मशीनरी के मामले में अगर छोटे छोटे टूल्स हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट आ चुका है, काफी हल्के और काफी, आप ट्रेडिशनल वे में जैसे बात करें तो बहुत पुराने आप लोग टूल्स यूज करते थे, आज उनके मॉडर्न टूल्स आ चुके हैं। लोहे की जगह स्टील ब्लेड्स होती हैं, करोसिव रेजिस्टेंस होता है, जंग नहीं पकड़ती हैं, प्लास्टिक हैंडल्स होते हैं, रबर लगी होती है, काफी कंफर्टेबल होते हैं ऑपरेशन के लिए। तो ये सब आपकी सुरक्षा के लिए है। वैसे ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जब आप स्प्रेइंग करते हैं तो हाथ में दस्ताने, पैर में जूते, और खास करके मुंह पे मास्क जरूर लगाए रखें। जैसे अभी आप कोरोना से बचने के लिए मास्क लगा रहे हैं, वैसे ही स्प्रेइंग करते समय, फील्ड में स्प्रेइंग करते समय ये बहुत जरूरी है कि आपको स्प्रेइंग के लिए मास्क जरूर लगाना है, क्योंकि जो पेस्टिसाइड है ये पॉइजन है, बेसिकली ये पॉइजन है। और जब हवा चलती है या जब स्प्रे करते हैं तो ये आप सांस के द्वारा आपके शरीर में जाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जब आप ज्यादा स्प्रे करते हैं या स्प्रे करके आते हैं तो आपका सर थोड़ा सा भारी हो जाता है, या आपको नींद आने लगती है, या सर चकराने लगता है, कभी कभी कुछ लोग उल्टी भी हो जाती है। तो ये सब चीजें आप, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जो स्वयं की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, इनका उपयोग हमेशा खेती में करें। ऐसा ना सोचें कि सुरक्षा सिर्फ रोड के लिए ही है, सुरक्षा आपके लिए है, सुरक्षा खेती के लिए है। तो इस तरह ये आज हम जो डिस्कस कर रहे थे वो बात कर रहे थे आपको कि कृषि यंत्रीकरण और कृषि मैकेनाइजेशन क्या है। अगर आपका कुछ सुझाव या आपके कोई सजेशंस हो तो बिल्कुल बताइए। हेलो। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, ओके। तो इस कार्यक्रम के अंत में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा एग्रीविजन के सभी पदाधिकारियों का, और खास करके वो छात्र जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे कहा। और ये एक छोटी सी पहल थी जिसके द्वारा मैं मशीनरी के बारे में, सुरक्षा के बारे में, किसानों की सुरक्षा के बारे में आपको, और साथ ही साथ रोजगार से
के क्या क्या साधन है वो सब बताने का मैंने प्रयास किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी पदाधिकारियों और हमारे उन छात्रों का जिन्होंने मृत्युंजय, संदीप तांडव, सौरभ गुप्ता, विनय देवांगन, ये सभी जो और भी जो सभी छात्र डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे इसमें, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।